हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता की एक्सरसाइज 13.3 के कुछ एग्जाम्पल और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझा चुके थे। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। जो भी मैंने आपको वेज थ्योरम समझाई थी और एक प्रत्यय समष्टि का योग वाली समझाई थी, उन दोनों थ्योरम्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद उन्हीं पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। धीमे धीमे पढ़ेंगे उनको और समझेंगे, क्योंकि समझकर ही ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल ही है, समझिएगा आप। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें एक्चुअली पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। तो इसमें कहा है बच्चों, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यानी एक कलश है, कलश या थैला समथिंग, वैसे कलश की बात हो रही है तो कलश कोई भी होगा। उसमें गेंद रखी हुई है बच्चों, 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करके बाद में पुनः कलश में रख दी जाती है। यानी कि एक कलश में 5 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। और रेंडमली एक गेंद निकाली और हमने उसका कलर देखा, सिर्फ कलर देख के हमने वो नोट कर लिया, उस गेंद को वापस उसमें रख दिया। ठीक है बच्चों, पुनः निकाले गए रंग की अतिरिक्त बच्चों पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। मतलब हमने जो गेंद निकाली थी स्टार्टिंग में एक, उसका कलर नोट किया था, फिर उस गेंद को वापस वहीं रख दिया था उसी में। फिर जो कलर की वो गेंद निकली थी उसी कलर की 2 गेंदें और उसमें डाल दी जाती हैं अलग से। ठीक है, ये कहा गया है। तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है, और फिर क्या है, कलश में से एक गेंद निकाली जाती है और दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है बच्चों, ये हमसे पूछी है। तो मेनली हमसे पूछा क्या है बच्चों, इसमें दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता, दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता पूछी, यानी गेंद लाल होगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली 2 केसेस बनने वाले हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, पहला सवाल है, ठीक है, और इसमें कहना है कि एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो सपोज ये है बच्चों, आपका बैग मान लो या कलश मान लो, ठीक है, ये फर्स्ट कलश है। इसमें 5 तो रेड हैं बच्चों और 5 ही ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि यदृच्छा इसमें से एक गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट करके वापस उसी में रख दिया गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं। अब ये बताइए बच्चों, यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं है कि जो गेंद हमने निकाली थी वो कैसी थी, रेड थी या ब्लैक थी। बस निकाली, उसका कलर नोट किया और रख दी वापस। अब इसमें ये शो नहीं किया गया है जो निकाली थी उसका कलर कौन सा था। तो रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। तो हम एक बार मान लेते हैं, हो सकता है रेड हो या ब्लैक हो। ठीक है, तो मान लीजिए अगर निकाली गई गेंद रेड हुई, ठीक है बच्चों, रेड हुई, तो इसमें 2 गेंद अलग से रखेंगे रेड कलर की, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों, यानी कि तो यहाँ पर जो रेड गेंद हो जाएंगी बच्चों, वो आपकी हो जाएंगी टोटल इसमें 5 और +2 और डाल दी हमने। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि 5 रेड, एक केस ये भी बनेगा 5 रेड और 5 ब्लैक। हो सकता है जो गेंद निकाली होगी वो जरूरी नहीं है कि वो रेड ही हो, ब्लैक भी हो सकती है। तो ब्लैक निकाली होगी तो क्या किया होगा हमने, इसमें 2 ब्लैक गेंदें रखी होंगी या नहीं होंगी और अलग से। तो यहाँ पर अब आगे बोल रहे हैं कि इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है और दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता, ये बच्चों हमसे कहा है 2 गेंदें निकाली जाती है ना, तो पहली गेंद की लाल होने की प्रायिकता तो ना पूछ के इसने हमसे कहा है बच्चों दूसरे गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है। तो दूसरे गेंद के लाल होने की प्रायिकता बच्चों ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करने वाले हैं इसमें। लाल होने की बच्चों प्रायिकता हमसे पूछ रहा है,
तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ ये मान लेते हैं, माना E बराबर E1 बराबर मान लीजिए या फिर आप E1 बराबर गेंद लाल है, ठीक है, और E2 बराबर गेंद काली है, ठीक है। भाई जो हमने एक गेंद निकाली थी, हो सकता है वो रेड हो या काली हो, ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, रेड होने की, ठीक है। तो यहाँ पर PE क्या होगा कि वो रेड निकाली गई होगी या ब्लैक निकाली गई हो, दोनों की प्रायिकताएं क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी PE1 क्या होगी 1/2, वो रेड भी हो सकती है जो निकाली थी या काली भी हो सकती है, तो 50-50 चांसेस हैं। तो PE2 क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 1/2 दोनों ही, क्योंकि भाई जब वो हमने गेंद पहले नंबर पे जो निकाली थी वो रेड थी या ब्लैक, ये तो हमें पता नहीं है, तो रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, दोनों के 50-50 चांसेस हैं। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 और PE2 दोनों क्या हो जाएंगी 1/2। अगर मान लो पहला केस, अगर मान लो वो रेड हुई तो हमने इसमें कितनी गेंद रखी होंगी, वापस 2 रेड गेंद रखी होंगी, तो कुल रेड गेंद कितनी हो गई, कुल रेड गेंद होगी बच्चों 5 और 2 7, 5 और 2 7, और टोटल गेंदें कितनी होगी इसके अंदर 12। तो ये बोल रहा है कि वो रेड गेंद हो, इस बात की प्रायिकता बताओ, यानी कि P रेड गेंद हो बच्चों, ठीक है। तो E1/A E1/A कितनी हो जाएगी बच्चों, तो रेड गेंद कुल कितनी है इसमें, रेड गेंद है 5 और 2 7, और कुल गेंद कितनी हो गई बच्चों 12, ठीक है। अगर वो इस यहाँ पर अगर मान लीजिए वो ब्लैक होती, अगर वो ब्लैक होती लेकिन पूछी है रेड गेंद होने की प्रायिकता, तो यहाँ से क्या निकालते हम PE2 तो क्या निकलती है भाई, तो ब्लैक गेंद कितनी है इसमें बच्चों, ब्लैक गेंद है इसमें 5, ठीक है, और टोटल गेंद कितनी हो गई बच्चों 12, ठीक है। अब हमसे पूछा है रेड गेंद होने की प्रायिकता, और रेड गेंद होने की प्रायिकता का मतलब क्या हो जाएगा, P हमसे पूछी है बच्चों रेड गेंद होने की प्रायिकता, तो PA/E, क्योंकि रेड होने को हमने क्या माना है, E1 माना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे, यानी कि PE1 इंटू PA/E1, PE इंटू P, आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था एक्चुअली वो जो फॉर्मूला था बच्चों, वो जो फॉर्मूला था तुम्हारा E/S, थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने जो वैल्यू लगाई है बच्चों, एक्चुअली ये E रेड होने की प्रायिकता पूछी है ना हमसे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, हमसे वो कह रहे हैं कि गेंद लाल हो, इस बात की प्रायिकता क्या है, तो E कहाँ आने वाली है बच्चों, E आने वाली है ऊपर, यानी PE/A इज इक्वल टू PE1, ठीक है, इंटू PE1/A ठीक है, प्लस PE2 इंटू E2/A आएगा, E2/A। तो बच्चों इनकी वैल्यू लगाइए, PE1 की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी 1/2, और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है 7/12, और प्लस ये वैल्यू कितनी है 1/2, और ये 5/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/24 प्लस 5/24 यानी कितना आएगा 24/7 और 5 12 हो गया, 7 और 5 12, क्योंकि एलसीएम तो 24 ही आएगा ना, तो 7 और 5 12 हो गया बच्चों, ठीक है, और 12 दूनी 24, तो आंसर क्या आ गया आपका 1/2। इस तरीके से आप करेंगे। आपको रेड होने की पूछी है, तो अगर मान लीजिए रेड, अगर जो गेंद निकाली थी वो रेड हुई, अगर वो गेंद रेड हुई तो गेंद हो जाएंगी रेड इसमें 7, तो प्रोबेबिलिटी 7/12। अगर वो ब्लैक हुई लेकिन पूछी है रेड होने की, तो ब्लैक कितनी है 5 रेड, और गेंद कितनी हो जाएंगी टोटल 12 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये, और उनकी हमें क्या पता कि वो गेंद रेड होगी या लेल होगी, तो रेड होगी या जो है ब्लैक होगी, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड भी हो सकती है ब्लैक भी, तो 1/2 यानी 50-50% होगी, ठीक है। और उसके बाद इस फॉर्मूले में लगा दीजिए आप, आपका आंसर आ जाने वाला है, ठीक है बच्चों। ऐसे आप इसको करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका ये
पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, एक तो आपका ये 7/12 और 5/12, यस 12 एल्सम आ गया तुम्हारा 24, यस ठीक है बच्चों, यही आंसर आपका आ रहा है 1/2 या 12/24 कह दो, एक ही बात है। तो आपको थोड़ा लैंग्वेज समझनी है बच्चों, बट क्वेश्चंस यहाँ से बहुत कम बनते हैं। जो पहली और दूसरी एक्सरसाइज है उनको आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हम दूसरी एक्सरसाइज पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर। उसमें क्या कहा है देखिए, इसमें कहा है बच्चों कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। बच्चों 2 थैले हैं हमारे पास। ठीक है, कितने थैले हैं? 2। ये मान लीजिए पहला आपका बैग हो गया थैला 1, ठीक है, और एक दूसरा थैला है थैला 2। अब इसमें कहा है बच्चों कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। तो मान लीजिए इसमें 4 तो लाल हैं और 4 काली गेंदें हैं। ठीक है बच्चों, और एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं, 2 रेड और 6 ब्लैक गेंदें हैं बच्चों। अब दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है, किसी एक को चुना जाता है, और दोनों थैलों में से किसी एक को चुना जा रहा है, लेकिन ये तो नहीं पता है किसको चुना जा रहा है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी चुनने की? 1/2 1/2। इसको भी चुना जा सकता है या इसको भी चुना जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें। पुनः अब आगे बोल रहे हैं उसमें एक गेंद निकाली जाती है। भाई दोनों थैलों में से किसी एक को चुना जाता है और एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, जो कि क्या है? लाल है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ठीक है बच्चों, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो लास्ट में पूछा क्या है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो जो पूछा हो ना उसको आप मान लीजिए E1। ठीक है, ज्यादातर E1 या E2 में से कोई सी भी मान लीजिए उसको। तो माना E1 बराबर थैला फर्स्ट, ठीक है बच्चों, और E2 बराबर हम मान लेते हैं थैला सेकंड, और जो घटना पहले घटित हो चुकी हो उसको A मान लीजिए। ये बोल रहे हैं कि एक गेंद निकाली जाती है और वो गेंद लाल है, तो ये घटना पहले घटित हो गई, और बाद में ये घटित हुई है कि थैला जो है पहले से निकाली गई है, ये घटना बाद में घटित हुई है। तो इसको आप मानेंगे जो पहले घटना घटित हो गई है कि गेंद लाल है वो रेड। A बराबर गेंद लाल है। तो एक्चुअली हमसे पूछा क्या है? जो दोनों थैलों में से एक थैले को चुना गया, एक गेंद निकाली गई। क्लियर? तो हमने मान लिया पहले थैले से निकाली गई की प्रायिकता को E1 से और दूसरे निकाली गई को E2 से लिखेंगे। अब जब वो एक गेंद निकाली जाती है तो वो गेंद लाल है, यानी ये घटना पहले घटित हो गई, तो हमने इसको मान लिया A, एक जो है लाल है। अब अगर वो पहले दोनों थैलों में से किसी एक थैले से निकाली जाती है तो वो गेंद लाल है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो पहले थैले से निकाली गई है, तो ये घटना बाद में घटित हुई है। इट मीन्स जो घटना बाद में घटित होगी तो हमें निकालना क्या? एक्चुअली हमें निकालना है PE1/A निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखिए इसका फॉर्मूला होगा PE1/A बराबर PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PE2/A। ये आपको वैल्यू चाहिए, तो आपको ये चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? तो भाई वो पहले थैले से निकाली गई है या दूसरे से निकाली गई है स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE1 बराबर 1/2 और PE2 बराबर 1/2। ठीक है, अब गेंद लाल है, ठीक है, तो गेंद लाल हो लेकिन पहले थैले से निकाली गई हो, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी भाई?
तो गेंद लाल हो लेकिन पहले थैले से निकाली गई हो, तो गेंद लाल हो लेकिन पहले थैले से निकाली गई हो, यानी गेंद लाल हो लेकिन पहले थैले से निकाली गई हो, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो गेंद लाल कितनी है इसमें भाई? तो इसमें गेंद है आपकी लाल 4 और टोटल गेंद 8, यानी 1/2। लेकिन यहाँ पर अगर निकालेंगे गेंद लाल हो लेकिन दूसरे थैले से निकाली गई हो, इस बात की प्रायिकता, तो PA/E2। तो भाई इसमें लाल गेंद कितनी है? 2 और कुल गेंद कितनी है? 8, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई जिनकी हमें आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 2 थैले हैं हमारे पास, ठीक है, तो हमने ये थैला 1 मान लिया, ये थैला 2 मान लिया। पहले थैले में 4 लाल गेंद हैं, दूसरे में 4 ब्लैक गेंद हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक थैले में 2 लाल गेंद हैं, 6 ब्लैक गेंद हैं, ठीक है, ब्लैक गेंद है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले में से, 2 थैले हैं उनमें से किसी एक थैले में से एक गेंद निकाली गई है। अब हमें ये क्या पता कि भाई दोनों थैलों में से किस थैले में से निकाली है, पहले में से निकाली है या दूसरी में से निकाली है। तो दोनों के चांसेस क्या है? 50-50%। ये भी हो सकता है पहले से निकाली गई हो, ये भी हो सकता है दूसरे से निकाली गई हो। तो निकाल रहे कितने हैं? एक थैले में से निकाल रहे हैं, तो इसलिए 1, और थैले कितने हैं? 2/2। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 1/2। मान लीजिए अगर हम मान लें कि इस थैले से निकाली गई है, तो थैला कितने हैं? 1, और कुल थैले कितने हैं? 2, तो 1/2। या फिर ये भी तो हो सकता है इस थैले से निकाली गई हो, तो थैला कितना है? 1, और कुल थैले कितने हैं? 2, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/2 किसी भी थैले में से निकाली गई हो। फिर आगे कहा है कि जो गेंद निकाली गई है वो लाल है। तो ये क्लियर हो गया कि गेंद का कलर कैसा है? लाल है। तो ये घटना हुई है बच्चों पहले घटित। ये इसमें ये क्लियर हो गया कि यदि निकाली गई गेंद लाल हो तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो पहले थैले से निकाली गई है। तो घटना पहले घटित कौन सी हुई? पहले ये मालूम पड़ा कि गेंद लाल है, या पहले ये पूछा है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है? देखिए फिर सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। वो ये बोल रहा है कि यदि यह मालूम हो कि गेंद लाल है तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो पहले थैले से निकाली गई है। तो पहले तो ये मालूम पड़ा ना गेंद लाल है, बाद में फिर हमसे ये पूछ रहा है कि वो पहले थैले से निकाली गई है। तो पहले घटना कौन सी घटित हुई है? लाल है। तो जो भी आपसे पूछी हो उसको आप मान लेंगे ए। हमने मान लिया गेंद लाल है, उसको ए से लिख रहे हैं। अब हमसे ये कहा है इस बात की प्रायिकता बताओ कि गेंद लाल है लेकिन पहले थैले से निकाली गई है। तो पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले को हमने क्या माना? E1। तो पहले थैले से निकाली गई है, घटना हुई है बाद में घटित, पहले थैले से निकाली गई है ये वाली, तो ये ऊपर आएगी, और गेंद लाल है इसलिए ये नीचे। ठीक है बच्चों, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है PE1 × PA/E1 अपॉन PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप वैल्यू लगाइए इनकी, तो कि हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। भाई इस फॉर्मूले में हमें PE चाहिए, तो PE हमने निकाल ली कि किसी भी एक थैले में से गेंद निकाली जा सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। तो PE1 भी आ गया, PE2 भी आ गया। ठीक है, गेंद लाल है लेकिन पहले थैले से निकाली गई हो सकता है पहले थैले से निकाली हो, तो पहले थैले में कितनी लाल गेंद है? 4, टोटल गेंद 8। या हो सकता है इससे निकाली गई हो दूसरी से, तो PA/E2 गेंद लाल कितनी है? 2। चूंकि लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछी इसलिए दोनों जगह पे यहाँ पे लाल लिया गया है ऊपर। ठीक है, लेकिन टोटल गेंद 8, तो 1/4 आ गई। अब ये फॉर्मूला हमने लगा दिया बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे PE1 की वैल्यू कितनी है? तो PE1 की जो वैल्यू है बच्चों वो है, PE1 की वैल्यू है 1/2 और इनटू PA/E1, तो PA/E1 की वैल्यू भी 1/2 है, बटे PE1 की वैल्यू 1/2 इंटू PA/E1 की वैल्यू A/E1 की वैल्यू भी 1/2 एंड प्लस PE2, तो PE2 की जो वैल्यू है, PE2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/2 और इंटू PA/E2, इसकी वैल्यू क्या है भाई? PA/E2 की वैल्यू 1/4। अब इसको बच्चों को सॉल्व आउट आपको करना है, तो 1/4 अपॉन यहाँ पर 1/4 और प्लस 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका 1/4 और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा बच्चों? एलसीएम जो आने वाला है वो आने वाला है आपका 8।
तो 4 2 जा और 8 1 जा, तो 4 2 जा 8, 2 का 1 में तो 2 और नीचे हो गया 3, तो 2/3। ठीक है बच्चों, क्या आ गया 2/3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समस्या आती रहेगी बच्चों। ठीक है, तो कुल मिला के आपको लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली ही नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है, देखिए इसमें यह कहा था कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, तो पहले थैले से निकाली गई है, इस बात को पकड़ लो। पहले थैले से निकाली गई है मतलब ये घटना बाद में घटित हुई है, और गेंद लाल है वो पहली घटना घटित हो गई है। ठीक है, तो गेंद पहले थैले से निकाली गई है, जो हमसे पूछा है उसको मान लो E1, दूसरे को मान लो E2, और गेंद लाल है ये घटना पहले घटित हो गई है, इसको A मान लो। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए, ये आप निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली आपका आंसर आ जाना है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन लेंथी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के समझ के इसकी वैल्यू निकालना ये थोड़ा सा मेन है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए तो आप क्वेश्चंस को आराम से निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, बस आप ये समझ लीजिए कि पहले घटना कौन सी घटित हुई है उसको मान लो A, क्या चीज हमसे पूछी है जो घटना बाद में घटित हुई है उसे E1 या E2 मान लो। ठीक है, बस काम हो जाने वाला है। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया बच्चों। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये कहा है कि यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। इट मीन्स मतलब एक महाविद्यालय है और उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें से उस विद्यालय के जो 60% स्टूडेंट हैं वो तो रहते हैं वहीं पे हॉस्टल में। ठीक है, छात्रावास में, और जो 40% हैं वो छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं, यानी पिछले साल के जो परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं, वो यह सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ग्रेड ए लिया है। ग्रेड ए लिया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुना गया है। लास्ट में फाइनल में जाके एक स्टूडेंट को चुन लिया गया। ठीक है, और यह पाया गया कि उसे ग्रेड ए मिला है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। तो भाई ग्रेड ए मिला है, ये घटना तो पहले घटित हो गई, तो इसको तो आप ए मान लीजिए। ठीक है, और इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह छात्रावास में रहने वाला है। छात्रावास में रहने वाला है मतलब ये घटना बाद में घटित हुई है, तो इसे E1 या E2 मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो E1 का मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं E1 बराबर छात्रावास में रहने वाले। ठीक है भाई, मान लिया हमने E1 बराबर क्या, छात्रावास में रहने वाले हैं, और E2 बराबर फिर क्या मानेंगे, छात्रावास में नहीं रहने वाले। तो भाई छात्रावास में रहने वाले कितने हैं कि 60%, तो ये 60% क्या है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो PE1 बराबर कितने स्टूडेंट छात्रावास में रहते हैं, 60%। तो 60% मतलब 60/100, 0 से कट गया 0, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 आ गई। ठीक है बच्चों, और छात्रावास में नहीं रहते हैं वो कितने हैं, 40%। तो इट मीन्स PE2 बराबर 40% मतलब 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 2 5 जा 2/5। ठीक है, आगे पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित यह करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वालों में से
20% ने ग्रेड ए लिया है, ठीक है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना गया और यह पाया गया कि उसे ग्रेड ए मिला है, तो इट मीन्स ए बराबर मान लेते हैं कि ग्रेड ए मिला है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें निकालना क्या है, ग्रेड ए मिला है, ठीक है। और हमसे ये बोलना है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है। तो छात्रावास में रहने वाला है, छात्रावास में रहने वाले को हमने क्या माना है, E1, तो हमें निकालना है कुल मिला के P(E1) अपॉन ए, ये हमें निकालना है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो P(E1) इंटू P(E1) अपॉन ए, P(E1) इंटू P(E1) अपॉन ए प्लस P(E2) इंटू P(E2) अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, P(E1) चाहिए, P(E1) अपॉन ए चाहिए, ठीक है। P(E1) अपॉन ए, एक्चुअली नहीं, हम फॉर्मूला थोड़ा गलत लगा रहे हैं, ये PA अपॉन E1, ठीक है, PA अपॉन E1 और यहाँ पर PA अपॉन E2, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो P(E1) चाहिए, PA अपॉन E1 चाहिए, तो वही चीज़ चाहिए, और P(E2) चाहिए, PA अपॉन E2 चाहिए। तो देखिए बच्चों, P(E1) मिल गया, P(E2) मिल गया। अब इसमें एक बात और कही थी, ध्यान से पढ़िए, जो छात्रावास में रहते हैं वो मतलब जो है छात्रावास में रहने वाले छात्रों से 30%, छात्रावास में रहने वालों से 30%, तो छात्रावास को ई लिया है, तो P छात्रावास में रहने वालों से 30%, तो PA अपॉन छात्रावास में इसलिए E1 बराबर 30%, मतलब 30/100, मतलब 3/10, ठीक है। और छात्रावास में नहीं रहने वालों से 20% छात्रों ने ग्रेड लिया है, तो छात्रावास में जो नहीं रहते हैं उसको क्या लिया हमने, E2, तो PA अपॉन E2 बराबर कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है भाई, PA अपॉन E2, तो भाई कितना है दे रखा है हमें 20%, तो 20%, ये 30% था, तो 20% मतलब 20/100, इससे ये कटेगा 2 5 जा 10, इट मीन्स 1/2 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज मिल गई, बस इनको एक एक करके जो है फॉर्मूले में पुट कर देना है। लैंग्वेज को फिर से एक बार समझते हैं, क्योंकि मेन है लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज पे बच्चों फोकस नहीं किया तो फिर आपको समस्या आने की संभावना यहाँ पे बनेगी। मैं फिर समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझते हैं। हमसे कहा है बच्चों कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल तो नहीं, एक महाविद्यालय है, और उस महाविद्यालय में स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो भी हैं, जितने भी हों, हमें क्या मतलब है, उसमें से जितने भी स्टूडेंट हैं विद्यालय में, उसमें से 60% तो वहीं रहते हैं, हॉस्टल में, छात्रावास में रहते हैं, ठीक है। और जो छात्रावास में नहीं रहते हैं वो कितने दे रखे हैं, वो है आपके 40%, 60% तो रहते हैं हॉस्टल में, 40% हॉस्टल में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं कहीं भी रेंट पर, ठीक है, कैसे भी रहते हों, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनमें से एक स्टूडेंट को चुना गया साल के अंत में, ठीक है, और इस बात की प्रायिकता बताओ कि वह स्टूडेंट छात्रावास में रहता है, इस बात की प्रायिकता बताओ। और ये भी कहा है कि जो लोग हॉस्टल में, पिछले साल के रिजल्ट से ये पता लगाया गया है कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंटों का 30% ग्रेड ए लाते हैं, और हॉस्टल से बाहर जो रहते हैं वो सिर्फ 20% स्टूडेंट ही ग्रेड ए ला पाते हैं। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि साल के अंत में जो चुना गया स्टूडेंट है वो जो है हॉस्टल में रहता है, इस बात की प्रायिकता पूछिए, कहाँ रहता है, हॉस्टल में रहता है। तो भाई हमने ये पहले घटना क्या घटित हुई है कि जो है वो ग्रेड ए लाता है, ये घटना पहले घटित हो गई, और ये बाद में पूछा है कि वो हॉस्टल में रहने वाला है, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो जो पूछा है लास्ट में उसे E1 या E2 मान लो, तो हमने E1 मान लिया, माना E1 बराबर छात्रावास में रहने वाले, E2 बराबर जो छात्रावास में नहीं रहने वाले। अब 60% छात्रावास में रहते हैं, तो छात्रावास में रहने वाले की प्रोबेबिलिटी PE1 बराबर 60/100 या 3/5, 20 को काट पीट करके कह सकते हैं आप।
और नहीं रहने वाले कितने हैं 40%, 40/100 यानी 2/5 आ गया। क्लियर। अब आगे कहा है ए बराबर ग्रेड ए मिला है, जो छात्रावास में रहते हैं 30% स्टूडेंट ग्रेड ए लाते हैं, तो छात्रावास में रहते हों मतलब E1 और ग्रेड जो लाते हैं ए उसको हमने ए मान लिया है, तो छात्रावास में रहते हैं इसलिए E1, क्योंकि E1 को हमने छात्रावास में रहने वाले माना है, और ग्रेड ए लाए हैं वो 30%, और 30% मतलब 30/100 मतलब 3/10। ऐसे ही जो छात्रावास में नहीं रहते हैं वो सिर्फ 20% ग्रेड A1 लाए हैं, तो छात्रावास में नहीं रहते हैं इसलिए क्या E2 और लेके क्या आए हैं ग्रेड ए, तो 20% है ऐसे, तो 20/100 मतलब 1/2। अब इस बात की प्रायिकता पूछी है कि जो छात्र चुना गया है वो ग्रेड ए लाया है, ये घटना पहले खत्म, लेकिन छात्रावास में रहता है, ये बाद में घटित हुई है, तो इट मीन्स दैट कि P(E1/A) हमसे पूछा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। तो P(E1) की वैल्यू क्या है बच्चों 3/5 इंटू PA/E1 की वैल्यू कितनी है, ये है बच्चों 3/10 अपॉन P(E2) की वैल्यू कितनी है कि P(E1) की वैल्यू 3/5 और ये 3/10 प्लस P(E2) की वैल्यू कितनी है, तो P(E2) की वैल्यू है 2/5 और इनटू PA/E2 की वैल्यू कितनी है 1/2। सॉल्व आउट करेंगे इसको तो 3 3 जा 9 अपॉन 50 अपॉन नीचे एलसीएम कितना आएगा बच्चों, जो एलसीएम आएगा नीचे 5 10 जा 50 और 5 2 जा 10 का, तो 50 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 50 से डिवाइड करेंगे 50 में 1 1 का 3 3 में 9, यहाँ 5 2 जा 10 से 50 में डिवाइड करेंगे 5 5 का 2 में करेंगे ऊपर 2 आएगा, तो 50 से तो कट गया बच्चों 50। ठीक है, तो ऊपर आ गया 9 और नीचे हो गया 9 और 2 11 9/11। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको करने वाला है, तो बस आपको फोकस कहाँ करना है कि ये देखिए पहले घटना लास्ट में कौन सी घटित हुई है उसको आप E1 या E2 मान लो। ठीक है, जो घटना पहले घटित हुई है उसको आप A मान लो। ठीक है बच्चों, और बाकी डिटेल आपको दे रखी होती है, वहाँ से आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। मेन है ये, यहाँ पर यही तो हुआ था कि हमसे ये घटना पहली घटित हो गई थी कि वो ग्रेड ए लेकर आए हैं, ये घटना पहले ही घटित हो गई थी कि ग्रेड ए लेकर आए हैं, तो जो घटना पहले घटित हुई उसको हमने ए मान लिया, और ये घटना बाद में घटित हुई थी कि वो स्टूडेंट छात्रावास में रहता है, तो जो घटना बाद में घटित हुई है या हमसे जो पूछा है उसको आप E1 मानिए। तो हमसे कहा था कि इस बात की प्रायिकता बताइए कि वो स्टूडेंट छात्रावास में रहता है, इट मीन्स छात्रावास में रहने वाले को हमने क्या मान लिया E1, क्योंकि हम उसको E1 या E2 मान सकते, E2 भी मान सकते थे, तो हमने छात्रावास में रहने वाले को E1 माना, छात्रावास में नहीं रहने वाले को E2 मान लिया। छात्रावास में रहने वाले 60%, तो छात्रावास में रहने वालों की प्रायिकता P(E1) = 60% मतलब 60/100 जो भी आएगा वो आपकी प्रायिकता। नहीं रहने वाले 40%, 40/100 P(E2) आ गया। अब पहले घटना ये घटित हो गई कि वो ग्रेड ए लाया है, तो ए बराबर ग्रेड ए लाने वाला मान लिया। ठीक है, अब इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो छात्रावास में रहता है, ग्रेड ए लाया है लेकिन छात्रावास में रहता है, तो इट मीन्स इससे क्या मालूम पड़ेगा हमें, छात्रावास में रहता है तो E1 ग्रेड ए लाया है तो उसको हमने ए माना है, तो P(E/A) निकालना है। अब इसका लिख लो पहले आप फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में देखो आपको क्या क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, P(E1, E2) आपने पहले ही निकाल ली। अब आपको चाहिए P(A/E), मतलब कि ग्रेड छात्रावास में रहता हो लेकिन ग्रेड ए लाया हो। ठीक है, तो छात्रावास में रहता हो ग्रेड ए लाया हो मतलब P(A/E1। अब दूसरी कि छात्रावास में नहीं रहता हो ग्रेड ए लाया हो, वो 20% हमें दे रखा है। यहाँ से इनकी प्रोबेबिलिटी सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में उठा कर रख दीजिए, कैलकुलेशन आपको करनी है, बस आंसर आपका आ जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको पढ़ते हैं ध्यान से। तो इसको पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको काम बच्चों इस पे करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अगर आप समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया, वैल्यू को निकालना मेन है।
अगर आप वैल्यू अच्छे से निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बच्चों इसमें हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों इसमें क्या कहा है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें कहा है उसको उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है, एक तो जानता है भाई कि पहले से जानकारी है, ठीक है, और या वह अनुमान लगाता है। अनुमान मतलब कि कह सकते हैं कि अंदाज़ा लगाता है, कह सकते हैं तुक्का मारता है, ठीक है, तुक्का मारना हम इसको कह सकते हैं। अंदाज़ा लगाना मतलब तुक्का मारना। तो मान लें, अब देखिए अंदाज़ा लगाना एक हो गया और एक जानता है, ये E1 E2 मानी जाएंगी इनमें से, ठीक है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। उत्तर जानने की प्रायिकता क्या दे रखी है, यानी PE1 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4, तो PE2 1/4। मान लें कि छात्र ने प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4। तो इस बात की प्रायिकता क्या है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का सही उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो यह ज्ञात है पहले से ही, उसने सही उत्तर दिया है, तो प्रायिकता पूछी है कि वह सही उत्तर जानता है इस बात की। तो यहाँ पे मान लेंगे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4। माना E1 बराबर क्या है कि प्रश्न का उत्तर जानता है। E1 बराबर हम मान लेते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है। और E2 बराबर अंदाजा लगाता है, वह प्रश्न के उत्तर का अंदाजा लगाता है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, यानी वो उत्तर जानता हो तो इसकी प्रायिकता यानी PE1 बराबर 3/4 और इस बात की प्रायिकता कि वह उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या दे रखी है 1/4, यानी कि वो अनुमान लगाता है, उसे नहीं पता है क्या आंसर है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता यानी PE2 बराबर हमें दे रखी है प्यारे 1/4। ठीक है, आगे मान लें कि छात्र के प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। सही उत्तर देने की प्रायिकता दे रखी है उसने 1/4। ठीक है, यानी 1/4 का मतलब 4 में से 1 तो सही उत्तर देने की प्रायिकता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसे सही उत्तर दिया है। यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। सही उत्तर दिया है मतलब हमसे पूछा क्या है PE1/A हमसे पूछा है, क्योंकि सही उत्तर को हमने क्या माना है बच्चों E1 माना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से PA/E1 क्या हो जाएगा PA/E1 PA/E1 हो जाएगा 1, क्योंकि उसने सही उत्तर दिया है, और PA/E2 जो दे रखा है वो 1/4 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नहीं तो दोबारा से पढ़ लीजिए आप, एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना बच्चों मेन है। फिर से समझ लेते हैं, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। दो ही ऑप्शन है, या तो वो जानता है भाई या वो अनुमान लगा रहा है। ठीक है,
मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। तो हमने ये मान लिया कि वो जानता है तो E1 और नहीं जानता है यानी अनुमान लगाता है तो E2। तो जानने की प्रायिकता इट मीन्स PE1 गिवन है, ठीक है। और अनुमान लगाने की प्रायिकता दे रखी है हमें 1/4, तो PE2 बराबर 1/4। यहाँ तक क्लियर। अब आगे पढ़िए। मान लें कि छात्र ने प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, मान लें कि छात्र ने प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? 1/4, मतलब 4 में से 1, ठीक है। और इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई प्रश्न का उत्तर जानता है, यह ज्ञात करो कि उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है। सही उत्तर को हमने क्या माना? ए माना। आप यहाँ लिख भी सकते हैं ए बराबर सही उत्तर, ठीक है बच्चों। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि उसने सही प्रश्न का उत्तर दिया है और वो प्रश्न जानता है। तो जानता है ये घटना बाद में घटित हुई है, ठीक है। इसलिए अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपको अब क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है PE1 अपॉन A बराबर PE1 इंटू PA अपॉन E1 बटे PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे बच्चों लगा दीजिए, देन आपका आंसर आ जाने वाला है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करिए, फॉर्मूले में वैल्यू लगाइए। तो PE1 अपॉन A बराबर PE1 की वैल्यू क्या है? तो PE1 की वैल्यू दे रखी है 3/4 इंटू PA अपॉन E1 की वैल्यू 1 अपॉन इसकी वैल्यू 3/4 और P इसकी वैल्यू 1 एंड प्लस PE2 की वैल्यू 1/4 और इसकी वैल्यू भी 1/4। तो ये आ गया आपका 3/4 बटे एलसीएम कितना आएगा भाई? चलो एलसीएम बाद में ले लेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3/4 प्लस 1 चौका 1/4 चौक 16। तो यहाँ पर लेंगे अब एलसीएम। तो 3/4 बटे एलसीएम क्या आएगा? 16। तो 4 चौक 16, 4 का 3 में 12, फिर 16 एकम 1 का 1 में 1। तो भाई ये आ गया आपका 3/4 बटे 12 और 1 13/16। तो 4 चौक 16 और इसका इसमें कर दीजिए गुणा। तो 4 दिया 12/13 एंड दिस इज योर आंसर। तो कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस देंगे और जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो घटना बाद में घटित हुई है E1 मान लो या E2 मान लो, तो हमने E1 माना है, ठीक है। और जो घटना पहले घटित हुई है उसको A। जो उसमें कहा था कि A क्या है कि वो सही उत्तर जानता है। तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि वह उत्तर जानता है, तो जानता है बाद में घटना घटित हुई है और उसने सही उत्तर दिया है, ये घटना पहले घटित हो गई। तो इसलिए PE1 अपॉन A हमें निकालना है। उसका फॉर्मूला और ये वैल्यूज अब आप आराम से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे करके आपको आंसर निकालने हैं।